आज का जो ITS का पहला टेस्ट हुआ तो फिज़िक्स का टॉपिक था बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा किया होगा। चलो हम एक एक क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं। ये बोला गया कि दो वेक्टर A और B दोनों के इक्वल मैग्नीट्यूड है R और बीच का एंगल थीटा है, तो उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो अगर ये दो वेक्टर हैं A और B, बीच का एंगल थीटा, तो इसका जो रिज़ल्ट जो ये ऑप्शंस चेक करने हैं, जैसे अगर मान लो हम लिखते हैं मॉड ऑफ A माइनस बी, तो आपको पता होगा ये होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अगर ये मॉड ऑफ A प्लस बी है तो ये फार्मूला, और अगर मॉड ऑफ A माइनस बी होगा तो A और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। अब A और B का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ A और B की जगह पे R रखेंगे तो ये 2R स्क्वायर बाहर आके ये रूट 2R, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। और आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया गया होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिखते हैं अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ आप रख के चेक करिए। तो यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे अगर हम रूट 2 कॉस थीटा लिखते हैं तो ये आएगा 2R कॉस थीटा बाई 2, और ये आएगा, ये वैल्यू अगर रखें अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे तो वह आ जाएगा 2R साइन थीटा बाई 2। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो ये तीसरा वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो ये तो आपको पता ही होगा, अगर x टू द पावर n का फॉर्मूला आप लिखते हो तो ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और चूँकि लिमिट्स दी हुई हैं लोअर टू अपर तो वैल्यूज़ रखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन इसके हिसाब से हो जाएगा x क्यूब बाई 3, और आप लिमिट रखेंगे 1 to 5। x की जगह पर पहले 5 रखेंगे तो 5 क्यूब, x की जगह पे 1 तो 1 क्यूब, ये आ जाएगा 124/3। ये आपका दूसरा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये बोला गया कि एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा पहले, डॉट प्रोडक्ट का हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। A डॉट B होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो बताया था आपको सेम का सेम के साथ डॉट 1 यानी, और डिफरेंट का डॉट 0, तो यार केवल सेम का सेम के साथ ले लो। आई का आई के साथ क्या आएगा भाई, डॉट प्रोडक्ट 1, जे का जे के साथ ये हो गया -1, नीचे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये वैल्यू क्या आ गई 0, यानी थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, ये बोला गया कि इक्वेशन ऑफ कर्व, वैसे ये एक क्वाड्रेटिक होगा और ये पैराबोलिक कर्व होगा। तो बोला गया कि ये कर्व कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। देखो, जब कोई भी कर्व एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे y बराबर 0 होगा, यानी यहाँ पर हम y की जगह पे क्या रख दें 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। और जब आप इसको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करेंगे, फार्मूला आपको पता ही होगा, माइनस बी प्लस माइनस, आप चाहें तो फैक्टर कर लीजिए। ये फार्मूला जब आप रखेंगे, जैसे a की जगह पर क्या है यहाँ पे 1, b की जगह पे -3 और c की जगह पे 2, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मिलेंगे आपको वैल्यूज़। x की वैल्यू 1 और 2 आएगी, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो बोथ 1 और 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो वेक्टर ए आई प्लस जे एंड आई प्लस जे और पूछ रहा है क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो वेक्टर ए और बी का अब वेक्टर ए दिया हुआ है आई प्लस जे और वेक्टर बी दिया हुआ है आई प्लस के। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी, तो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस आई माइनस के और जे क्रॉस के आई, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। और रूल्स आपको पता ही होंगे। ये अगर आई जे के ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं, तो अगर आई क्रॉस जे लेना होगा, आई क्रॉस जे, तो तुम क्लॉकवाइज घूम रहे हो, आई और जे के क्रॉस के बाद तीसरा बच रहा है के, तो के लिख देंगे। और क्लॉकवाइज घूमने पर वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव, एंटी क्लॉक होगा तो नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया कि दो वेक्टर्स a1 एंड a2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर दिया हुआ है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड a, और दोनों के बीच का एंगल जो है के बारे में निकालना पड़ेगा, और रिजल्टेंट √3a दिया हुआ है। देखो, दो वेक्टर अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनका रिजल्टेंट अगर a √3 आ रहा है ना, तो उसके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। ये आप इस फार्मूले से देख सकते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब तुम क्या करो, a और b की जगह पर a रखो, रिजल्टेंट की जगह रख के देखोगे तो ये सॉल्व करके थीटा 60 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो a1 और a2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ पर a1 a2 के बीच का एंगल 60 आया। और अगर तुमसे a1 और -a2 का रिजल्टेंट पूछा गया, तो अब अगर मान लो वेक्टर a1 ऐसे था और वेक्टर a2 इधर था, ये बीच का एंगल हमने 60 निकाला, तो -a2 तो उल्टा हो जाएगा ना, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब जब आप फिर से ये फार्मूला लगाएंगे r बराबर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड तो भाई वही है जो पहले था, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और बीच का एंगल a1 और -a2 के बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया, तो cos 120 -1/2 सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आंसर ए, यानी इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक इंटीग्रेशन का, वही जो x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 2012 है, तो इसका आंसर आपको ये 7th का पहला वाला मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो इक्वल वेक्टर के ऊपर है कि दो वेक्टर आपको पता होगा अगर इक्वल होते हैं तो उसके कोफिशिएंट्स को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इसमें ये इक्वल वेक्टर दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट्स को बराबर कर दो, एक ही वैल्यू मिल जाएगी। तो i का कोफिशिएंट बराबर, j का सब बराबर दिख रहा था यहाँ पर, -a बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी a की वैल्यू क्या हो गई -5। दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं तो कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो कोफिशिएंट्स के रेशियो को बराबर करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आया वो चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया हुआ है, एंगल्स के बारे में पूछ रहा है। ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो जाती है।
ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए और बी, और बोलता है कि वेक्टर ए माइनस बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या होगा। तो पहला काम तो ये करते हैं कि ए माइनस बी हम निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए में से बी को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k, और 2 यहाँ से ये कॉमन ले लिया, ऐसे आ गया। और वेक्टर ए क्या दिया हुआ है भाई, i प्लस जे प्लस के, यानी जो वेक्टर ए माइनस बी है यहाँ पर हम वेक्टर ए लिख दें तो ये वेक्टर ए माइनस बी 2 टाइम्स ऑफ ए हो गया ना। तो यानी वेक्टर ए अगर ऐसे जा रहा है तो 2a कुछ इस तरह से जाएगा, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन। देखो ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, क्वेश्चन नंबर 10, दो वेक्टर्स हैं ए और बी और दोनों का मैग्नीट्यूड p के बराबर। फिर बोलता है कि अगर b को रिवर्स कर दिया तो रिजल्टेंट q हो गया। देखो फिर से इसमें वही क्वेश्चन है कि ये जो फार्मूला बार बार लगता है, दो वेक्टर ए और बी, बीच का एंगल थीटा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ये। इसमें फिर से वही फार्मूला लगना है। तो दो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड p है, तो चलो इसको r को लिख देते हैं p के बराबर और साथ ही स्क्वायर भी कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, अब बोला कि b को रिवर्स कर दिया, तो बेटा जब b को रिवर्स किया तो a और माइनस b के बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो रिजल्टेंट कितना हो गया q। तो q स्क्वायर बराबर, देखो सब कुछ वही रहेगा, a और b की जगह पे कभी नेगेटिव मत रखना क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो भी चेंजेस आते हैं फॉर्मूले में, प्लस की जगह माइनस, ये थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रखना है, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। अब तुम्हें वैल्यू बतानी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की, जोड़ दो दोनों को, इसको जोड़ दो। तो देखो भाई ये तो कैंसिल हो गया और ये बराबर आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन मिल गया। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक के ऊपर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया हुआ है, और फिर बोलता है कि वो टाइम बताओ जब पार्टिकल विल मोमेंटरली कम टू रेस्ट। तो रेस्ट पे आने का मतलब वेलोसिटी क्या ले लोगे, 0। तो वेलोसिटी 0 रखोगे तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 बराबर 0। टी सॉल्व करना है तो फिर से वही टी बराबर जो सेजराचार मेथड होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, उस फार्मूले को रखो। a की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -4। अब सॉल्व करके देख सकते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 25/2a, तो -3 प्लस माइनस 5/2a। माइनस लेने का तो कोई मतलब नहीं है, टाइम कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो +5 लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 3 और 5 है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो बोलता है कि डॉट प्रोडक्ट, देखो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला आपको पता होगा, a डॉट बी मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट यही है, तो मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b 3 × 5 कितना हो गया 15, और कॉस 60 1/2, सॉल्व करके आंसर आएगा ये 7.5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन मेक्स नो सेंस इन केस ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं किसका सेंस बनता है। तो पहला है कि मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाई स्केलर, सही बात है भाई, हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका तो सेंस है। दूसरा क्या है, एडिंग, लेकिन ये आपको ऑप्शन नहीं होगा, नो सेंस, जिसका कोई मतलब नहीं होगा वो चीज़ देखनी है। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, ये भी सही है। ठीक, मल्टीप्लाइंग एनी 2 स्केलर, 2 स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये वाला जो चौथा ऑप्शन है, ये एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर। पहली बात, स्केलर में वेक्टर को हम कभी भी 2 को ऐसे नहीं लिख सकते वेक्टर के साथ, ना तो उसको सम कर सकते हैं ना तो माइनस कर सकते हैं। तो यही आपका
ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का चौथा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। फिर से वही फार्मूला x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो मैं क्या करूँगा इंटीग्रेशन के लिए, पहले सबको अलग अलग लिखेंगे ऐसे 2 और ये y टू द पावर 1/4 ऊपर लेते जाओ, बहुत प्रैक्टिस करवाई गई है क्लास में इन सब चीज़ों की। और ये 8 को बाहर रखते हैं और y के ऊपर पावर 1 है तो y टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, 2 बाहर रहने दीजिए, y टू द पावर n+1 और डिवाइडेड बाई n+1। और चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आगे तुम्हें कांस्टेंट को ऐड करना है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का पहला ऑप्शन। बाकी आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं इतना। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द 3 वेक्टर्स टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। सारे एक एक ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा इसमें। पहला ऑप्शन लिखा कि रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 वेक्टर शुड बी इक्वल टू द अपोजिट टू द थर्ड वेक्टर। जैसे मान लो कोई 2 वेक्टर रहे होंगे ए और बी, और इनका अगर रिजल्टेंट मान लो हम बोलते हैं, मैं पहला वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, a + b = c, 2 का रिजल्टेंट c आया, और अगर ये कोई वेक्टर -c हो, कोई थर्ड वेक्टर जिसमें लिखा है ना थर्ड वेक्टर -c होगा, तब दोनों का रिजल्टेंट क्या हो सकता है जोड़ के 0। तो ये तो 0 होने के लिए कंडीशन बनी गई, तो ये तो तुम्हारा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, दे शुड लाई इन द सेम प्लेन, सही बात है। आपने पढ़ा होगा कि अगर 3 अनइक्वल वेक्टर हैं और तीनों अगर सेम प्लेन में है तो रिजल्टेंट उसका 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक एक करके तुम्हें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये दे शुड एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। अगर मान लो ये जैसे पैरेललोग्राम हम लेते थे, है ना, तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा √a² + b² 2ab cos θ के हिसाब से, ये तो कभी 0 नहीं देगा। यानी आपका एक ऑप्शन तो यहाँ दिख रहा है। चौथा देखते हैं, इट शुड बी द पॉसिबल टू रिप्रेजेंट देम बाय द 3 साइड्स ऑफ। देखो, अगर कभी भी 3 वेक्टर्स को ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के शेप में दिखा पाएँ, और तीनों वही हो सकता है कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, तो रिजल्टेंट ये 0 हो सकता है, ठीक है। तो 15 का तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोला कि a + b + c = 0, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। एकदम इजी सवाल है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, a + b = -c, ठीक है, और दोनों तरफ मॉड ले लूं, तो मॉड ऑफ c लिखो या मॉड ऑफ -c लिखो, बात एक ही है। इसको मैं ये भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो 16 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड है, और शायद आपको मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स याद भी होंगे। ये बोला कि y और t का इक्वेशन देके बोला कि फाइंड मिनिमा ऑफ y विल बी एट। तो मिनिमा के लिए सिंपल है यार, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दो, dy/dt = 0। तो ये आ गया 6t - 4 = 0। तो t की वैल्यू आ गई 4/6, यानी आंसर आ गया 2/3। तो तीसरा ऑप्शन। और अगर तुम्हें चेक करना हो भाई मिनिमा क्यों, तो आपको बताया गया था कि डबल डिफ्रेंशिएशन करो, उसका साइन अगर पॉजिटिव आता है तो y मिनिमम होता है, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है। तो इसको तुम जैसे dy/dt फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन आया इतना, तो इसको सेकंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन तो 6 आएगा, पॉजिटिव है तो y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया कि 3i + 4j का कंपोनेंट i + j के अलॉन्ग। मैंने आपको बताया था क्लास में कि अगर ये पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b, तो तरीका था जिसका कंपोनेंट उसका मॉड, जिसके अलॉन्ग उसका यूनिट वेक्टर, इनटू दोनों के बीच का cos θ निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। अगर वेक्टर ए का कंपोनेंट ए का कंपोनेंट v के अलॉन्ग है, तो जिसका कंपोनेंट उसका मॉड, जिसके अलॉन्ग उसका यूनिट वेक्टर इनटू cos θ, ये तरीका है। तो इसका कंपोनेंट लेना है तो इसका मॉड ले लो, क्या हो जाएगा 5। किसके अलॉन्ग, i + j के अलॉन्ग, तो i + j का यूनिट वेक्टर, और cos θ
आपको पता ही है, कॉस थीटा अलग से निकाल लो, ए डॉट बी, एक क्वेश्चन और भी शुरू में ही था इस पे, दो वेक्टर के बीच का कॉस थीटा निकालना था, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ए डॉट बी कितना आ गया भाई, 3 + 4 7, डॉट प्रोडक्ट सबको आता ही होगा। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मतलब 5 × √2, वो ला के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 मिलके 2 हो गया, 5 और 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 7/2 i + j। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पूछ रहा है, दिया हुआ है, और व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि डायगोनल के अगर साइड्स दिए जाएं तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और अगर डायगोनल का अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया जाए तो ए क्रॉस बी मॉड लिख के आधा कर देते हैं, और अगर केवल साइड्स दिए जाएं तो ए क्रॉस बी। तो ठीक है, ये डायगोनल दिया हुआ है तो दोनों का क्रॉस ले लो, तो i क्रॉस j k हो गया, तो 4k, और इसका मॉड निकालेंगे तो 4 और उसका आधा कर देंगे, तो इसका ऑप्शन हो गया 19 का तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चंस मैक्सिमम बहुत इजी थे, बस आप घबराइए नहीं, तो अच्छा पेपर से सॉल्व कर पाएंगे आप उसको। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया हुआ है 3 + 2t, और पूछा t = 0 पर वेलोसिटी, मतलब t की जगह पे 0 रख दो, तो t की जगह पे 0 रख दो। ठीक, अगर v1 पूछा होता, मान लो कहीं पूछा होता v1 की वैल्यू बताओ, यानी t = 1 पर वेलोसिटी बताओ, तो t की वैल्यू 1 रखते, क्या आ जाता 5। फिलहाल v0 पूछा गया था तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 3। तो क्वेश्चन नंबर 20 का तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, ये सवाल थोड़ा ध्यान से करने लायक है। अब पैरेललोग्राम इज फॉर्म्ड विद a एंड b एज द साइड्स। ऐसा करते हैं ना, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, मान लेते हैं ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ऐसे ये पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये वेक्टर b हो गया और ये वेक्टर a है ना, a के हेड पे b का टेल, b के हेड पे a का टेल। देखो एक रिजल्टेंट ये ले लो, ऐसे ये मान लिया कि d1 है, ठीक, d1 है, और एक डायगोनल हम ये से लेंगे, ऐसे d2, ये वेक्टर d1 और ये वेक्टर d2। तो a के हेड पे b का टेल अगर देखेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, d1। तो यानी पहले हम ऐसे लिख दें, मॉड ऑफ a + b बराबर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ d1, ठीक है ना, ये आ जाएगा, और इसको स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा बराबर d1 स्क्वायर। और देखो ये वाला देखें अगर हम, ये इस वाले से तो वेक्टर a + d2, a के हेड पे d2 का टेल बराबर क्या आ गया, b। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लें, मॉड ऑफ a - b बराबर d2, और दोनों तरफ अगर मॉड का ये लगाएंगे तो इसका मॉड क्या आएगा, a² + b² - 2ab cos थीटा बराबर d2 स्क्वायर। और पूछा क्या गया है, a² + b² की वैल्यू दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ दिया तो ये कट गया, तो 2 टाइम्स ऑफ a² + b² बराबर d1 स्क्वायर + d2 स्क्वायर। तो a² + b² की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, d1 स्क्वायर + d2 स्क्वायर / 2, यहाँ से ये 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में y = sin t² देन d2y/d2, सॉरी ये एक्चुअली करेक्शन कराया गया था, ये dy/dt निकालना था, ये केवल dy/dt निकालना था। तो sin t² आपको बताया गया था, साइन जैसे होता था ना, साइन x का क्या था भाई, cos x, तो x को मैंने बोला था कि समथिंग मान लो, तो साइन समथिंग, साइन x की जगह पे समथिंग, तो साइन समथिंग
का फार्मूला क्या बनेगा, कॉस समथिंग और समथिंग का डिफ्रेंशिएशन, यही तरीका बताया गया है। तो समथिंग की जगह पर क्या आया, टी स्क्वायर, तो साइन टी स्क्वायर का क्या हो गया, कॉस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दो, 2t कॉस टी स्क्वायर। 22 का पहला ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 23, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, इन दैट केस द फोर्स। तो बोल रहा है कि फोर्सेस के बारे में क्या होगा, तो अगर दो वेक्टर हैं जिनका वेक्टर सम और वेक्टर का डिफरेंस परपेंडिकुलर है, तो मान लेते हैं दो वेक्टर ए और बी है, तो एक ले लो ए प्लस बी और एक ले लो ए माइनस बी। वेक्टर सम ये हुआ, वेक्टर डिफरेंस ये, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, 0 होगा। सॉल्व करते हैं, तो ए डॉट ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये कैंसिल, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम ही होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं ए बराबर बी, यानी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो 23 का तीसरा ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिवर्स्ड, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ चेंज इन वेक्टर, डेल ए का मतलब चेंज इन वेक्टर। तो इसका पहले मतलब समझते हैं। देखो, कभी भी वेक्टर का चेंज निकालना हो तो वेक्टर चेंज का मतलब होता है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए था वो ऐसे था, तो माइनस ए तो भाई उल्टा हो जाएगा, फिर रिवर्स किया ना तो माइनस ए हो गया। तो ये हो गया फाइनल वेक्टर और ये हो गया इनिशियल वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर को हम ऐसे लिख दें और ये माइनस, ये कितना आ गया, -2a। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, देखो वेक्टर को रिवर्स कर दिया तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसका डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 24 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया साइन, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, ये साइन ए ऐसे रहने दो, और साइन ए प्लस बी का सबको फार्मूला पता होगा, क्या होता है भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, थोड़ा सावधानी से कैलकुलेशन करिए। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस बी, तो साइन स्क्वायर ए कॉस बी इन्हीं दोनों में मिल रहा है, इन दोनों में, बाकी आगे का देखना है। तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए साइन बी। तो ये देखो पहला टर्म तो मिल ही गया दूसरे और तीसरे ऑप्शन में, तो पहला दोनों में सेम है, दूसरे वाले टर्म में देखना होगा। तो साइन ए कॉस ए को कुछ हम लाएँ 2 साइन ए कॉस ए के फॉर्म में, तो 2 यहाँ लिख दो, 2 नीचे भी रख दो, तो ये वैल्यू हो गई साइन 2a, पता ही होगा साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन बी। तो कौन सा ऑप्शन आया इसका, इसका आ गया दूसरा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 का तीसरा ऑप्शन था, 25 का सॉरी ये नहीं, वो मैंने गलत टिक कर दिया। सॉल्व यहाँ पे देखो सही साइन 2 है यहाँ पे। देखो भाई एग्ज़ाम में ऐसी भी गलती हो जाती है, सही सॉल्व करके गलत ऑप्शन पे टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ये बोला कि दो फोर्सेस 3 न्यूटन और 2 न्यूटन और उसके बीच का एंगल थीटा और उसका रिजल्टेंट आ रहा है। तो पहले रिजल्टेंट का लिख लो, आर स्क्वायर बराबर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। और बोला गया, थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना, बोला गया कि फर्स्ट 4 इज़ नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन। तो कई लोग टेस्ट के बाद आए और बोले कि सर वो 9 क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो लैंग्वेज पे ध्यान दो, बोला गया कि फर्स्ट फोर्स इज़ नाउ इंक्रीज टू 6, यानी 3 से 6 कर दिया गया।
अगर ये लिखा होता लैंग्वेज में कि फर्स्ट 4 इज नाउ इंक्रीज्ड बाई 6, तब वो 3 और 6 जोड़ के 9 करते। तो ये फाइनल जो है वो 3 का जगह पे 6 ले लोगे और रिजल्टेंट कितना हो गया 2r। तो तुम फार्मूला लिखोगे वही √a² + b² + 2ab cos थीटा का। तो 6 का स्क्वायर 36, 2 तो उतना ही है, तो 12 दूनी 24, 24 cos थीटा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो भाई ये कितना हो गया 4r² = 40 + 24 cos थीटा, और r² की वैल्यू, ये r² की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो कितना आ गया ये 9 4 13, 13 + 12 cos थीटा बराबर 40 + 24 cos थीटा, मल्टीप्लाई कर लो तो 52 + 48 cos थीटा, 40 + 24 cos थीटा। ये 40 इधर ले आओ, 48 cos थीटा को उधर ले जाओ, तो 12 बराबर आ गया -24 cos थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू -1/2, यानी एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। तो 26 का 4th ऑप्शन ये होगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। वेक्टर ए देखो और वेक्टर बी दिया हुआ है और बोलता है कि दोनों ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इसमें वेक्टर प्लस ट्रिग्नोमेट्री दोनों यूज होगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सेम का सेम के साथ, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, बस इतना काम करो, डिफरेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आ गया i.i1, तो ये हो गया cos ω t/2 sin ω और sin ω/2 बराबर क्या 0। तो ये फार्मूला आया cos a, इसको मैं वेक्टर a मान लूँ और इसको वेक्टर b मान लूँ। तो cos a cos b + sin a sin b का फार्मूला होता है cos a - b बराबर 0। इसको लिख दो cos 90, दोनों तरफ से cos कैंसिल, तो ω t - ω/2 हो गया ω/2 बराबर π/2, जो इसमें से बेस्ट ऑप्शन आएगा वो आप लिखेंगे। तो t बराबर क्या आ गया π/ω, t बराबर हो गया π/ω। तो 27 का ऑप्शन हो गया 4। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। tan a - b का फॉर्मूला लगाएंगे, वेरी बेसिक क्वेश्चन। tan 15 डिग्री को लिख दो बेटा tan 60 - 45, tan a - b, tan a - b का क्या फॉर्मूला होता है भाई tan a - tan b, इसको a मान लो, इसको b मान लो, और बाई 1 + tan a tan b, a की जगह पे 60, तो tan 60 कितना √3, tan 45 1, ये tan 60 tan 45 √3 + 1। लेकिन इस तरह का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो फिर हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, √3 + 1 है तो ये √3 - 1 से मल्टीप्लाई करो, नीचे √3 - 1 जाएगा तो भाई ऊपर भी √3 - 1 लेना होगा। तो ये तो a - b का होल स्क्वायर से ओपन कर दो, तो ये आ जाएगा 4 - 2 √3 होगा a² + b² - 2ab, और ये a + b, a - b का मतलब a² - b² यानी 3 - 1 2, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 2 - √3। तो इसका जो ऑप्शन है वो 28 का पहला क्वेश्चन, 28 का पहला ऑप्शन है। 29th में ये बोला गया कि एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूविंग विद v वेलोसिटी एक्टेड बाय 3 फोर्सेज अपॉन द वेक्टर ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये फोर्सेज लग रहे हैं, ये फोर्सेज ऐसे लगे हुए हैं, तो नेट फोर्स तो भाई 0 हो गया, जहाँ से वेक्टर चले थे घूम के वहीं पे आ गए, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो 29 का 3rd ऑप्शन। समझ गए होंगे सवाल, ये अच्छा सवाल है और पूछा भी हुआ सवाल है एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 30,
इसमें ये बोला कि भाई व्हाट हैपन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाई -2। देखो -2 से मल्टीप्लाई करने से पहली बात कि डायरेक्शन तो रिवर्स हो गया और मैग्नीट्यूड 2 गुना हो गया, तो सीधे सीधे इसका दूसरा ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में इस तरह के क्वेश्चंस में लैंग्वेज की गलती होने का चांस होता है। लैंग्वेज अच्छे से समझिएगा फिर सॉल्व करा करिए, सवाल आसान होते हैं बट लैंग्वेज की भी दिक्कत होती है। वेक्टर है और वेक्टर भी दिया और बोला कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग a प्लस बी। पहली बात ये, यूनिट वेक्टर लिखने का क्या तरीका होता है, वेक्टर लिखो और उसके मॉड से डिवाइड कर दो। तो भाई तुम्हें a प्लस बी का वेक्टर बताना है ना, तो a प्लस बी पहले बनाओ, तो a प्लस बी दोनों को जोड़ो, तो कितना आया 3i, ये तो जुड़ गया, और ये प्लस 5k। वेक्टर आ गया a प्लस बी कितना 3i प्लस 5k, और फिर इसी के मॉड से डिवाइड कर दो, तो 25 9 34 कितना आ गया, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसका ऑप्शन आपका आ गया 31 का थर्ड ऑप्शन। 32 में ये दिया हुआ है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि व्हाट इज द ds बाई dt। तो आपको बताया गया है कि अगर पोजीशन टाइम रिलेशन दिया जाए उसको डिफरेंशिएट करना हो तो बस सिंपल जैसे तुमने सीख रखा है डिफरेंशिएशन, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ds बाई dt हो गया। देखो भाई टाइम को डिफरेंशिएट करना है तो टाइम के अलावा जो भी है सारा कांस्टेंट, तो u भी कांस्टेंट, तो उसको वैसे ही छोड़ दो, और t का 1, हाफ ए कांस्टेंट छोड़ दो, t स्क्वायर का 2t, 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया u प्लस ये t। इक्वेशन फर्स्ट मोशन आ गया ये, तो 32 का ऑप्शन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 33 में ये बोल रहा है कि अगर ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट a डॉट बी, अच्छा a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, ठीक है भाई, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है a डॉट बी बी डॉट सी। तो करना क्या पड़ेगा, पहले तुम ये एक्सप्रेशन लिख लो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और वेक्टर से जैसे तुम्हें a डॉट के टर्म में लाना है तो एक बार दोनों तरफ a से डॉट लो, एक बार b से डॉट ले लो, एक बार c से डॉट ले लो, अलग अलग लेके इक्वेशन बनाएंगे। तो a डॉट a, पहले a के साथ डॉट लो, तो a डॉट a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a डॉट a स्क्वायर, और चूंकि a b c सारे यूनिट वेक्टर हैं तो a डॉट a को तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का मतलब 1 हो गया, और यहाँ पे ऐसे लिखते जाओ a डॉट b प्लस a डॉट c बराबर 0। a के साथ डॉट लिया तो a डॉट a स्क्वायर, a की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड 1 है। अब बाकी ऐसे ही लिखते जाओ क्योंकि तुम्हें तो इसके फॉर्म में लाना है ना आंसर। फिर एक बार b से डॉट लो, तो b से डॉट लोगे तो यहाँ पे a डॉट b आ जाएगा, और b डॉट b स्क्वायर, फिर से इसको 1 लिख दो, और b डॉट c, फिर ऐसे एक बार c से डॉट ले लो, a डॉट c प्लस b डॉट c, ठीक है, और c डॉट c स्क्वायर a भी 1 बराबर 0, और इन तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ोगे तो देखो ये 2 बार आया तो 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, ये भी देखो 2 बार आया, फिर ये भी 2 बार आया, और ये 1 1 1 3 जुड़ के ये हो जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर क्या हो गया 0, ठीक है, 3 उधर ले जाओ तो 2 टाइम्स ऑफ ये पूरा अंदर लिखा जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। तो ये जो वैल्यू है a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर क्या आ गया आंसर -3/2। तो इसका ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, 33 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें थोड़ा करेक्शन करवाया गया था क्वेश्चन में। ये एक्चुअली ये मॉड ऑफ ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो a क्रॉस b तुम्हें पता है ना क्या होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा, मॉड उसका लेते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो ये तो यूनिट वेक्टर है ये, तो इसको हम लिखेंगे
मॉड ऑफ बी साइन थीटा, लेकिन ए और बी यूनिट वेक्टर है, साइन कैप का दिखाया गया है, तो ये हो गया केवल साइन थीटा। और ए डॉट बी ये तो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। दोनों का रेशियो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो इसका ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 35, ये बोला गया कि दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन वैल्यू ऑफ सी। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इस तरह के क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं क्लास में। तो इसका मॉड निकाल लो। मॉड क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, जे का 0.7 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा ना मॉड इसका। तो सी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस ये 49 और 16 65 माइनस 0.65 क्या आ गया 0.35, सी बराबर ये आ गया आंसर। वैसे प्लस माइनस होगा, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से वही है। 35 का फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, वेक्टर ए दिया 4i प्लस 3j एंड वेक्टर ए बी 3i प्लस 4j एंड कॉसाइन ऑफ एंगल, मतलब दो वेक्टर के बीच में कॉस थीटा निकालना है। तो पहले तो ए प्लस बी ले लो, तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए तो दिया ही हुआ है, ए प्लस बी कितना आ जाएगा भाई, जोड़ लो। तो ये आ जाएगा 7i प्लस 7j, और वेक्टर ए दिया हुआ है 4i प्लस 3j, दोनों के बीच का एंगल। तो पहले तो भैया तुम दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, ज़रूरत पड़ेगी ना कॉस थीटा में। तो कितना आ गया ये 18 प्लस 21 कितना आ गया 49, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब दोनों के बीच में एंगल लिखना है जब, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा ऊपर और नीचे। याद है ना कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई 7√2, और इसका हो गया इंटू 5, है ना। तो ये 7 से कटा, तो आंसर क्या आ गया 7/5√2। तो थीटा नहीं पूछा गया, कॉसाइन पूछा गया, यानी तुमसे कॉस थीटा पूछा गया है। तो ऑप्शन कौन सा है 7/5√2। देखो कैलकुलेशन पे ध्यान देना, उसकी बहुत सारी गलतियां होती हैं। आपको कॉन्सेप्ट्स पता होता है फिर भी आप गलतियां करते हैं सिर्फ छोटे छोटे कैलकुलेशन में। 37 में पूछा गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक एक ऑप्शंस पढ़ो आराम से, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। क्या लिखा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर्स मेक सेंस ओनली फॉर क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट। सही बात है, कभी भी जोड़ना हो या घटाना हो तो यूनिट तो सेम होनी चाहिए, एरर डायमेंशन में पढ़ रखा है। 37 का ये दूसरा जो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्केलर्स विद डिफरेंट यूनिट इज पॉसिबल। सही बात है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए तो ज़रूरत नहीं है कि दोनों का यूनिट सेम हो भी सकता है नहीं भी। और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्केलर विद सेम यूनिट इज पॉसिबल, एकदम सही है, यानी इसका ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 37 का चौथा ऑप्शन है। 38 में थोड़ा सा इस पे ध्यान से, बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा सा कह सकते हैं कि कई सारे स्टेप्स हैं, इसकी वजह से गलतियां हो सकती हैं। जैसे पहला बोला कि भाई इसकी वैल्यू, ये ऑप्शंस चेक करने हैं तुम्हें, तो दोनों को जोड़ लो, a प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी जोड़ोगे तो देखो j और j कैंसिल, तो क्या आ गया i/2, और इधर a प्लस बी बाई 2 बोला ना, तो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2i, और चूंकि बाई 2 पूछ रहा है तो इधर 2 से डिवाइड हुआ, तो इसका तो मैचिंग यही हो गया। a माइनस बी बाई 2 j हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। a डॉट बी बाई 2, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो वो तो ज़ीरो हो गया, तो c का तो चला गया चौथे पे। और a क्रॉस b बाई 2, तो ऑब्वियस है i क्रॉस i 0, i क्रॉस j के माइनस के, हाँ ठीक है, ये इधर मिल रहा है। मिला लो, ऑप्शन कौन सा है, a का पहला, b का दूसरा, c का चौथा और d का तीसरा, ये लास्ट वाला ऑप्शन है। तो 38 का फोर्थ ऑप्शन। 39 दिया हुआ है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर, देखो ये तो सवाल पहले भी 2 बार आ चुका है इसी टेस्ट में। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो केवल सेम का सेम के साथ डॉट लो, डिफरेंट का तो सोचो ही मत। तो आई का केवल आई के साथ, तो देखो आई का आई के साथ, अब ये नहीं कि आई का जे के साथ ले लो, पहले लगता है आई होगा हमेशा, ऐसा नहीं है, ध्यान से। 2i का -4i के साथ क्या हुआ -8, 3j का 4j के साथ क्या हुआ 12, 8 के प्लस 8 अल्फ़ा बराबर 0, तो ये हो गया +4, तो 8 अल्फ़ा बराबर हो गया -4, तो अल्फ़ा बराबर -1/2,
39 का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, ये दिया गया है तुम्हें, इसमें मतलब करेक्ट ढूंढना था कि देन विच इज़ करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ए डॉट बी लेते हैं। तो देखो आई का आई के साथ कितना हुआ 8, 6 इंटू 3, केवल जे का जे के साथ 18 और 8 26, तो ये तो होगा नहीं। ए क्रॉस बी लेते हैं। तो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, तो आ गया 12 के कैप, और जे क्रॉस आई माइनस के माइनस 12 के कैप, और जे क्रॉस जे 0, ठीक है 0 वेक्टर, ये सही मिल रहा है। मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए का रेशियो निकालो। तो बी का मॉड कितना आया भाई √13, और ए का मॉड कितना आया √52। तो ये तो 1/2 आ रहा है रेशियो, तो गलत हो गया। और एंगल तो भैया हो ही नहीं सकता 30 डिग्री, तो यही ऑप्शन सही है, यानी 40 का दूसरा ऑप्शन। 41 घड़ी की सुइयों के ऊपर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर 4 बज रहे हो घड़ी की सुई में, तो हाउ मच एंगल इट्स मिनट एंड आवर नीडल्स। तो पता होगा तुम्हें कि अगर 4 बजता है तो ये 3 हुआ, ये 12 हुआ, तो ऐसे घड़ी और 4 यहाँ पर है, तो ऐसे ऐसे कुछ होगा, तो बीच का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री या फिर 2π/3, तो आंसर ये चौथा हो जाएगा। कैलकुलेट स्लोप। ओके, स्लोप बताना है। ये पूरा लेंथ, ये 15 थोड़ा सा गलत दिखाया हुआ है, ये पूरा 15 ऐसे है, ये ऐसे है पूरा 10। तो देखो इसका स्लोप तो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है। तो उसके लिए मैंने तरीका बताया था कि ये एंगल निकालो और आगे माइनस लगा देना। मान लो ये अल्फ़ा एंगल है, तो तुम tan अल्फ़ा निकालो, परपेंडिकुलर बाई बेस, कितना आया भाई 2/3। लेकिन इसका तो स्लोप होगा नेगेटिव, तो क्या लिखोगे -tan अल्फ़ा, यानी -2/3। 42 का थर्ड ऑप्शन। 43 में तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने बताया था कि भाई 1/x का अगर तुम इंटीग्रेशन करते हो तो क्या लिखते हैं ln x प्लस कॉन्स्टेंट। ln x मतलब log x बेस ही। तो अगर x की जगह पर मैं समथिंग लिखूं तो क्या लिखोगे ln समथिंग, और याद करो बताया था क्लास में डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो x की जगह पे आ रहा है वो क्या आ रहा है ax प्लस बी। तो ax प्लस बी समथिंग हो गया, तो 1/समथिंग का इंटीग्रेशन करना है, तो भाई क्या लिखोगे ln समथिंग, समथिंग क्या है ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करो। तो इसका डिफरेंशिएशन b का 0, x का 1, तो a से डिवाइड कर दो, और प्लस क्या लिख दो कांस्टेंट। तो ऑप्शन इसका जो बेस्ट बन रहा है वो ये बन रहा है। 43 का फोर्थ ऑप्शन हो गया। 44 क्वेश्चन जो है ये तुम्हें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो जैसे ये पहला दिया हुआ है x⁴ 1/7 प्लस 10x, ये y दिया हुआ है, और इसका तुम dy/dx करो, तो nx n-1 और 10x का sec² x। थोड़ा इसको सॉल्व कर लें। तो dy/dx हो गया 1/7 x⁴ -6/7 प्लस sec² x। अब तुम्हें इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये जो है 2 जगह मिल रहा है, दूसरा और तीसरा दोनों का दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, और चौथे में आ रहा है। दूसरे और चौथे में ये पहले स्टेप का डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब अगला करते हैं। फिर से डबल डिफ्रेंशिएशन जब करना है, मैं अलग अलग करूँगा, इसको अलग करो, इसको अलग करो, एक साथ मत करो, गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। तो 1/7 छोड़ दो यहीं पे, और फिर से ये n पावर जो होता है n x n-1, ये कितना हो जाएगा -6/49। दूसरा ही ऑप्शन मिल रहा है इसका सीधे, लेकिन ठीक है हम फिर से पूरा सॉल्व है, यहाँ से तक करके दूसरा ऑप्शन पता चल गया है। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो x⁴ ये माइनस तो रहेगा ही, और -13/7, और sec² x का करना हो तो अब इसका डायरेक्ट तो कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको तुम ऐसे लिख दो sec x × sec x, ठीक।
तो फर्स्ट वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं। तुम जैसे इसी को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फिर से वही आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक, पूरा जोड़ लेते हैं तो -6/49 एक्स टू द पावर -13/7 और प्लस ये जुड़ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा वाला ऑप्शन आएगा सही। 44 के बाद 45, बस सिंपल दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बहुत छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स के चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा। 4x + 3y = 8 हो गया। तो किसी को भी एलिमिनेट करो, x को या y को, तो एक काम करते हैं, इसमें मैं 3 से और इसमें मैं 2 से गुणा करता हूँ। तो ये हो गया 12x + 14y = 34, 3 से गुणा करो। 12x + 9y = 24, इसमें से ये माइनस करो, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करो तो कट गया, माइनस साइन हो जाएगा ना ये। तो ये हो गया 5y = 10, तो y की वैल्यू क्या आई 2। y की वैल्यू 2 जो है वो दो ऑप्शंस में है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब y की वैल्यू 2 तुम इसी इक्वेशन में किसी इक्वेशन में रख दो, इसी इक्वेशन में रख दो y की वैल्यू 2, तो 4x प्लस y की जगह पे 2 रखा तो क्या आया 6 = 8, तो 4x = 8 - 6 2, तो x की वैल्यू 1/2। तो इसका जो ऑप्शन है वो 45 का पहला वाला ऑप्शन हो गया। 46 जो है ये बाइनोमियल थ्योरम पे सवाल है, बाइनोमियल थ्योरम पे। और आपको बताया गया था तरीका कि बाइनोमियल थ्योरम 1 ± x/y⁴ n, और इसको हम लिख सकते हैं 1 ± nx/y। कब? जब x की वैल्यू y से बहुत ही कम हो। तो बिल्कुल वही तरीका है इधर। 2.04 स्क्वायर की वैल्यू बतानी है तो पहले तुमको उसको बाइनोमियल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 2 + 0.04 का होल स्क्वायर, तो पहले 2 को कॉमन लो, तो 2 को कॉमन लोगे तो ये स्क्वायर के साथ बाहर आएगा 4, और फिर उसी जिसको कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक, 4, तो 1 + 0.02 का होल स्क्वायर, तो 4 × 1.04, तो ये आंसर आ जाएगा 4.16। तो 40, ये बाइनोमियल का अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने में इसका काफ़ी यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि एक स्ट्रेट लाइन दिया है और एक पॉइंट है 10 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैंने बताया था तुम्हें ax + by + c = 0। अगर इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन हो तो x1 y1 से अगर तुम्हें इस पर निकालना हो कि क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो वो फार्मूला होता है ax1 + by1 + c / √a² + b²। ठीक, तो कंपैरिजन करो यहाँ से। तो a की जगह पे क्या आ रहा है भाई 2, x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट a है, ऐसे कंपैरिजन कर लो। b की जगह पे 3, c की जगह पर 4 और x1 y1 की जगह पर है 1 0। बस वैल्यूज प्लेस करते जाओ, यही डिस्टेंस मिलेगा शॉर्टेस्ट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ax1 यानी 2, by1 तो 0 है तो by1, c की वैल्यू 4 है और नीचे √a² + b², a² + b² यानी √13। तो आंसर कितना आ गया 6/√13। और ये एक्चुअली मॉड होता है, ध्यान रखना फॉर्मूले में, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। तो 47 का पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 48 जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, और इसमें ये दिया कि I = 3t² + 2t + 4। चार्ज की बात कर रहा है तो I को लिखोगे dq/dt = 3t² + 2t + 4। dt को इधर ट्रांसफ़र कर दो। इंटीग्रेशन का तरीका ये सिखाया गया है, ठीक है।
इंटीग्रेट करो, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, और ये हो गया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t, और लिमिट किसके बीच में पूछा गया, 1 से लेकर के 3 के बीच में, 1 से लेकर के 3 के बीच में। इस वैल्यूज़ रखो लिमिट्स की, तो 27 में से एक गया 26, 9 में से एक गया 8, लिमिट तो रखने आता ही होगा आपको, अब 8, तो आंसर आ गया 42 कूलॉम। तो 48 का जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है। 48 तक हो गया। 49 में बेटा वेक्टर का बस कंपोनेंट लेना है। इसमें बोला गया कि एक बॉक्स है कोई यहाँ पे रखा हुआ है और फोर्स हम इस दिशा में ये 100 न्यूटन का लगा रहे हैं, और पूछा जा रहा है कि इन यूनिट वेक्टर नोटेशन मतलब IJK के फॉर्म में एफ को कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर वेक्टर ऐसे है तो इसका कंपोनेंट एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो ये क्या लिखोगे भाई, एफ कॉस 45 आई कैप, और ये एफ साइन 45 माइनस जे कैप। एफ की वैल्यू 100, दोनों को जोड़ दो, एफ की जगह पे 100 रख के जोड़ दो। 100 कॉस 45 आई कैप माइनस 100 साइन 45 जे कैप। कॉस 45 1/√2, 100/1/√2 आई कैप, 100/√2 जे कैप। और 100 को लिख सकते हैं ना 50 × 2, तो √2 कटेगा, तो ये आ जाएगा 50√2 आई कैप माइनस 50√2 जे कैप। तो ऑप्शन आपका थर्ड, तो 49 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, ये अच्छा सवाल है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर A क्रॉस B इज इक्वल टू C। A क्रॉस B बराबर C दिया हुआ है, तो आपको बताया गया क्रॉस प्रोडक्ट में कि जो वेक्टर C है ये A के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर C B के परपेंडिकुलर होगा। बताया था तरीका आपको कि जैसे मान लो अगर चलो ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि खैर मैं यहीं से समझो, अगर ये वेक्टर मान लो A है ये B है, तो A क्रॉस B, मैंने बोला था दाएं हाथ की हथेली को, जैसे A इधर है B A है, तो A क्रॉस B ऐसे करोगे तो अंगूठा जिस तरफ जाएगा ये A क्रॉस B। अगर B से A की तरफ मोड़ोगे तो B क्रॉस A। तो ये A क्रॉस, देखो ये वेक्टर B है ये वेक्टर A है, और A क्रॉस B ऊपर जा रहा है, तो A क्रॉस B मतलब C वेक्टर जो है A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और A प्लस B के भी परपेंडिकुलर होगा, और A माइनस B के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि A और B तो फिर उसी प्लेन में लेके कर रहे हैं ना सारा। तो A प्लस B के, अगर A के परपेंडिकुलर है B के, तो A प्लस B के भी परपेंडिकुलर होगा, और A माइनस B के भी परपेंडिकुलर होगा। अब जो बच्चे क्लास में हैं उनको तो बहुत डिटेल में समझाया जाता है, बाकी जैसे जो लोग सिर्फ ITS दे रहे हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, वो चाहें तो अपने डाउट्स आके सेपरेटली आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और C ये देखो, तो ये कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा तीसरा, और C इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B थोड़ी होगा, C तो A क्रॉस B ही है। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि C इज पैरेलल टू A क्रॉस B। तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस पेपर का डिस्कशन था आज का। हर टेस्ट की तैयारी अच्छे से करते रहिए, बाकी अगला जब टेस्ट होगा तो उसका भी डिस्कशन फिर आपको ऐसे ही मिल जाएगा।